दोस्तों, आज हम एक ऐसी केस स्टडी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो ना सिर्फ सफलता बल्कि विकास की जटिलता को समझने का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। तो जी हाँ, मैं खुशबू चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज की हमारी चर्चा रहने वाली है एक केस स्टडी पर। कौन सी केस स्टडी? भरमौर जनजातीय क्षेत्र यानी कि भरमौर ट्राइबल एरिया की केस स्टडी है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन या डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि हम केस स्टडी क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो केस स्टडी होती है उससे आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं, 3 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं एंड 5 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं। और सीयूईटी के रिगार्डिंग बात करते हैं तो सीयूईटी में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो ये जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र केस स्टडी है, ये आपकी बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी के एक चैप्टर का पार्ट है, जो चैप्टर है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास यानी कि प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भरमौर ट्राइबल एरिया की, तो ये कहां पर है, भौगोलिक परिचय क्या है इसका? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक चंबा जिला है, उसके अंदर स्थित ये क्षेत्र है जो कि भरमौर और होली तहसील दोनों का हिस्सा है। तो अब ये भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है, जो केस स्टडी हमारी रहने वाली है, ये एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जो कि पीर पंजाल, याद रखिएगा, 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, जो कि है पीर पंजाल व धौलाधार। ये 2 पर्वत श्रृंखला है जिसके बीच में ये क्षेत्र जो है वो स्थित है। अगर हम बात करें समुदाय की, तो यहाँ पर गद्दी जनजातीय समुदाय रहता है यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी, जिसका नाम है गद्दी। और ये क्षेत्र इनका आवास है और ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का क्या मतलब है? सीजनल माइग्रेशन। याद रखिएगा, सीजनल माइग्रेशन इस जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये गदियाली भाषा बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ के क्षेत्र पे क्या चुनौतियां आती है इन लोगों के सामने, तो यहाँ की जलवायु काफी ज्यादा कठोर है, साथ ही यहाँ पर जो आधारभूत संसाधन है उनकी उपलब्धता कम है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर रिसोर्सेज जितने ज्यादा अवेलेबल होंगे लोगों का जीवन उतना ही आसान होता है। लेकिन ऐसा क्षेत्र जिसमें आधारभूत संसाधन कम होते हैं, वहां पर लोगों को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही यहाँ का भंगुर पर्यावरण भी लोगों के लिए एक चुनौती के रूप में आता है। तो हमने क्या जाना कि भौगोलिक परिचय क्या हुआ, भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो कि पीर पंजाल और धौलाधार जैसी पर्वत श्रृंखला के बीच का एक क्षेत्र है जो कि हिमाचल के अंदर स्थित है। अब पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर काफी सारी चुनौतियां देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व या फिर डेंसिटी की, तो एज पर 2011 डेटा यहाँ पर ओनली 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 21 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर रहते हैं, जो कि काफी कम है। अब यहाँ पर लोग भी कम है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी कम है लोगों के लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा, कठिन होगा। अब यहाँ पर मुख्य समस्या क्या है कि ऐतिहासिक रूप से गद्दी जनजाति ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया है। ये जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर आर्थिक और भौगोलिक अलगाव दोनों महसूस किया गया है यहाँ पर रहने वाले जनजातीय लोगों के द्वारा। साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास से भी वंचित रहा है ये क्षेत्र। याद रखिएगा कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे वंचित रहा है भरमौर जनजातीय क्षेत्र इलाका। अब यहाँ पर क्या वो फेज आया जिससे हमें चेंज देखने को मिलता है कि कैसे इस क्षेत्र में डेवलपमेंट की वो एरा स्टार्ट हुई, किस प्रकार से एक नया मोड़ यहाँ पर देखने को मिला हमें। तो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा एक पॉलिसी लागू की गई जो कि है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको कहते हैं ITDP। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर अगर हम बात करें भरमौर ट्राइबल एरिया की, तो वहां पर कौन सी विकास परियोजना लागू की गई? ITDP परियोजना यहाँ पर लागू की गई। सीधा 1 मार्क क्वेश्चन ये बनता है। फिर ये जो विकास की प्रक्रिया है ये कब शुरू हुई? तो
तो ये दौर शुरू हुआ 1970 के दशक में, कि 1974 की अगर हम बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उप योजना प्रारंभ हुई और 1975 के अंदर भरमौर को अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया। क्या घोषित किया गया? अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र। अब ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था या परियोजना थी, इसके क्या एम्स थे, क्या इसके मोटिव थे? तो सीधा सा हम बात करने वाले हैं परियोजना के उद्देश्य की, कि किस प्रकार से गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना इसका एक उद्देश्य था। दूसरा, अगर हम बात करें भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच के विकास के स्तर के अंतर को कम करने का, जो अलगाव महसूस कर रहा था भरमौर जनजातीय क्षेत्र, उसको कम करना यहाँ पर एक मेन क्या था? मोटिव था इस विकास परियोजना का। अब सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से थे? सबसे पहला परिवहन व संचार, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। दूसरा है कृषि और संबंधित क्रियाएं, कि एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो। एंड थर्ड हमारे पास है सामुदायिक व सामाजिक सेवाएं, यानी कि जो सोशल सर्विस हो गई, कम्युनिटी सर्विस हो गई, वो भी इसका पार्ट था इस परियोजना का। तो अगर किसी क्षेत्र के अंदर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होगा तो एजुकेशन कैसे मिलेगा, यानी कि स्कूल कैसे जाएंगे आप, हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? तो ये क्या है? बेसिक नेसेसिटी है किसी भी एरिया की। तो ठीक वैसे ही भरमौर के अंदर आईटीडीपी के अंतर्गत ये सभी सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे, जिसके अंदर परिवहन, संचार, कृषि और सामुदायिक सेवाएं सम्मिलित थी। तो अब हमें देखने को मिलेगा कि आईटीडीपी का क्या असर रहा इस क्षेत्र के अंदर। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? आईटीडीपी के असर की, जिससे हमें पता लगेगा कि वाकई में ये जो परियोजना थी विकास की, ये यहाँ पर कुछ सुधार लेके आई, चेंजेस लेके आई या फिर नहीं। तो यहाँ पर पहला मेजर उदाहरण जो है इस परियोजना की सफलता का, वो हम देख सकते हैं कि जो मुख्य सामाजिक लाभ था, क्या? स्त्री साक्षरता, जो कि 1971 के अंदर मात्र 1.88% थी, लेकिन 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? ये हो गई 65%, यानी कि विद इन 40 ईयर्स। कितना? विद इन 40 ईयर्स, 40 वर्षों के अंतर्गत हमें देखने को मिल रहा है स्त्री साक्षरता जो है 1.88 से सीधा कितनी चली गई? 65% तक चली गई। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला? स्त्री साक्षरता में सुधार। अब किसी भी क्षेत्र के अंदर एजुकेशन अच्छी होगी तो उससे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? कि महिला सशक्तिकरण ज्यादा होगा, जागरूकता ज्यादा होगी, जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बढ़ेंगी, तो स्वास्थ्य के बारे में भी अवेयर होंगी यहाँ की महिलाएं। साथ ही यहाँ पर अन्य सुधार देखने को मिले, जैसे कि लिंग अनुपात में सुधार और बाल विवाह के अंदर कमी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि मात्र एक परियोजना जो कि है आईटीडीपी, उसके इतने सारे प्रभाव, कि बेटर एजुकेशन होने से क्या क्या प्रभाव देखने को मिले। तो बेटर एजुकेशन सिस्टम से हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि डोमिनो इफेक्ट यहाँ पर लागू हो रहा है। अब ये डोमिनो इफेक्ट क्या है? कि कोई एक चीज से या फिर एक स्टेप से कई सारे बदलाव आते रहते हैं, यानी कि हमने एक अच्छी चीज की और हमें कई सारी अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिले, कि बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज दे दी आपने तो आपको कई सारे और ऐसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं जो कि पॉजिटिव चेंजेस है सोसाइटी के अंदर, जिसमें सशक्तिकरण, जागरूकता, स्वास्थ्य आदि सम्मिलित है। तो ये क्या हुआ? डोमिनो इफेक्ट हुआ। आर्थिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये क्या था? सामाजिक परिवर्तन था। क्या था? सामाजिक परिवर्तन की किस प्रकार से स्त्री शिक्षा के अंदर, साक्षरता के अंदर वृद्धि हुई। अब बिना सिर्फ सामाजिक परिवर्तन होगा तो क्या होगा? तो कोई क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन है, ये क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मात्र सामाजिक परिवर्तन भी एक एरिया के अंदर चेंजेस नहीं ला सकता, इसीलिए वहां पर इकोनॉमिक चेंजेस भी काफी ज्यादा जरूरी है। अब कृषि में बदलाव, यानी कि पहले यहाँ के लोग जो है वो क्या करते थे? जीवन निर्वाह कृषि करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? दालों की कृषि करना शुरू की, साथ ही अन्य नकदी फसलें जिनको कि हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं,
उनकी खेती शुरू की। तो इससे क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर दालों की और नकदी फसलों की खेती में बढ़ोतरी हुई, इसने एक स्टेबलाइजेशन दिया यहाँ के लोगों को। पशुचारण में कमी हुई, यहाँ पर केवल कुल पारिवारिक इकाइयों का 10वां भाग ही ऋतु प्रवास करता है। यानी कि ये जो डेटा है काफी ज्यादा कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। कि पहले यहाँ के लोग क्या करते थे, यहाँ के लोग घुमंतु थे यानी कि नोमैड्स थे और सीजनल माइग्रेशन करते थे। साथ ही ये लोग जीवन निर्वाह कृषि करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये एक स्टेबल एग्रीकल्चरल पैटर्न की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही पशुपालन इन्होंने कम कर दिया, ऋतु प्रवास कम हो गया। तो ओनली 10% of these people are migrating to other places for seasonal migration। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि आर्थिक स्थिति तो सुधरी है यहाँ पर, लेकिन जो इनकी परंपरा थी वो काइंड ऑफ यहाँ पर कम हो चुकी है। तो अब यहाँ क्या किया जाता है, दालों और अन्य कैश क्रॉप्स की खेती की जा रही है। तो एक सही चीज हुई यहाँ पर, तो उसके कई सारे इफेक्ट्स भी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर हमें साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है कि लोगों की जो परंपरा होती है, जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है, वो भी विकास के साथ साथ पीछे छूट जाती है। अब यहाँ की सीमाएं क्या थी, क्या सीमा थी आईटीडीपी की। तो भरमौर के अंदर इसने क्या किया, इसने फिर से एक सामुदायिक डिवाइड कर दिया। यहाँ पर सोशल डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलता है कि दूर दराज के गांव जैसे कि तुंदा और कुक्ति क्षेत्रों में अभी भी इस विकास की परिधि से ये क्षेत्र क्या है, बाहर है। तो ये जो क्षेत्र है वो विकास की जो यहाँ पर दौर आया था विकास का, उससे बाहर रह गए। तो फिर से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक ही समुदाय के अंदर सामुदायिक अलगाव देखने को मिल रहा है कि जो आसपास के क्षेत्र थे वहां पर तो विकास हो गया, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ, क्योंकि वो क्षेत्र काफी ज्यादा दूर थे और इस विकास की परिधि से बाहर रह गए। तो ये हमने क्या जाना कि किस प्रकार से एक पीढ़ी में सामाजिक उत्थान हुआ, यानी कि कुछ वो लोग जहां पर डेवलपमेंट हुआ उन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा, लेकिन कुछ लोग वो जो कि दूर दराज के गांव जैसे कुगती और तुंदा क्षेत्र के थे, वो अपने बच्चों को अभी भी पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस डेवलपमेंट के सर्कमस्टेंस से बाहर रह गए। अब हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर कि यहाँ पर ज्यादा शिक्षा मिली, तो उससे क्या हुआ, ज्यादा डेवलपमेंट भी हुआ, ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं मिली, तो ज्यादा पैसा भी इन्होंने बनाया। लेकिन क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी है? तो साइड इफेक्ट ये था कि ये अपने पारंपरिक कल्चर को धीरे धीरे भूल रहे थे। अब हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो कि आपके सीयूईटी एंड बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें बोर्ड्स के एमसीक्यू की, जो कि पहले आपकी पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत आ चुके हैं। अब एक 3 मार्क का क्वेश्चन भी आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर आया था, जो कि 2017 एंड 23 दोनों में आया था। प्रश्न क्या था कि भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना यानी कि आईटीडीपी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के किन्हीं 3 सामाजिक आर्थिक लाभों का उल्लेख करें। अभी हमने अच्छे से पढ़ा कि सामाजिक लाभ क्या थे इसके, जैसे कि स्त्री साक्षरता का होना, लिंगानुपात का होना, फिर यहाँ पर जो बाल विवाह थे वो भी खत्म होने लगे। फिर आर्थिक लाभों की भी हम अगर बात करें तो इन लोगों ने कैश क्रॉप्स उगाना शुरू किया, दालें उगानी शुरू की। तो ये सभी इफेक्ट जो इसके थे वो हमें इसके अंतर्गत बताने हैं। अब अगर हम बात करें एमसीक्यू की, तो यहाँ पर हमें असर्शन और रीजन दिया गया है। पहला है भरमौर क्षेत्र में ऋतु प्रवास की प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है। ये क्या है? असर्शन है। अब इसका रीजन क्या है कि क्षेत्र में विकास योजनाओं के कारण दालों और नकदी फसलों, जिनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं, कि खेती को बढ़ावा मिला है और जीवन स्थायी हो गया है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है यहाँ पर कि भरमौर क्षेत्र के अंदर सीजनल माइग्रेशन क्यों कम हुआ, क्योंकि लोगों को एक स्टेबल लाइफ मिल गई, वहां पर उनको स्थायी जीवन मिल गया। कैसे? दालों और कैश क्रॉप्स को उगाकर। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर क्या है? ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि भरमौर क्षेत्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ क्या रहा, यानी कि सोशल बेनिफिट क्या रहा। फर्स्ट ऑप्शन है कि सड़कों का निर्माण,
नहीं। दूसरा है बिजली की उपलब्धता, ये भी नहीं है। थर्ड है साक्षरता दर की वृद्धि। बिल्कुल सही बात है कि जो स्त्री साक्षरता थी जो कि 1.88 से सीधा बढ़कर कितनी हो गई, 65% हो गई विद इन 40 ईयर्स। याद रखिएगा, विद इन 40 ईयर्स। तो साक्षरता दर में वृद्धि हुई, लिंग अनुपात के अंदर सुधार हुआ, साथ ही बाल विवाह में कमी हुई। तो ये क्या है, सोशल बेनिफिट रहा किसका, आईटीडीपी का। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें सीयूईटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक रूप से भरमौर क्षेत्र किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो हमने बात की थी कि दो पर्वत श्रेणियों के मध्य, पर्वत श्रृंखला वाले क्षेत्र के मध्य भरमौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो है पीर पंजाल और धौलाधार की पर्वत श्रृंखला, कि इनके बीच में हिमाचल के एक गांव के अंदर ये भरमौर क्षेत्र स्थित है। साथ ही ऐसे और सारे क्वेश्चंस पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा सिलेबस देखने के लिए, पूरा कोर्स जानने के लिए, टॉपिक वाइज कंटेंट के लिए आप हमारी बुक भी परचेज कर सकते हैं जो कि आपको Amazon पर मिल जाएगी। तो सीयूईटी यूजी की ज्योग्राफी बुक Amazon पर मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा, थ्योरी मिल जाएगी। क्या मिलेगी, थ्योरी मिलेगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ ही आपको कई सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि आईटीडीपी लागू होने के बाद गद्दी समुदाय की अर्थव्यवस्था में क्या मुख्य बदलाव आया, कि आईटीडीपी जो विकास की परियोजना थी उसके बाद इस समुदाय में बदलाव क्या आया, कि वे पूरी तरह से पशुपालन छोड़ चुके थे, छोड़ा नहीं था, पशुपालन एक तरह से कम हो गया था। दूसरा है दालों और अन्य नकदी फसलों की खेती में वृद्धि हुई। बिल्कुल सही बात है कि आईटीडीपी लागू होने के बाद दालों की कृषि और अन्य नकदी कैश क्रॉप्स की खेती में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। अब जनसंख्या घनत्व में भारी कमी आई, ये भी गलत स्टेटमेंट है। पुरुष साक्षरता दर में गिरावट आई, तो गिरावट तो किसी भी साक्षरता दर में नहीं आई, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री की साक्षरता दर हो, दोनों में ही क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस प्रकार से भरमौर जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत विकास की एक परियोजना ने कई सारे चेंजेस ला दिए, चाहे वो सोशल बेनिफिट्स हो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो या फिर अदर बेनिफिट्स हो, लेकिन साथ ही ये कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी लेके आया, जैसे कि जनजाति ने अपनी आइडेंटिटी यानी कि जो पहचान थी, जो इनकी परंपरा थी, जो संस्कृति थी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई, क्योंकि अब मात्र यहाँ के 10% लोग ही सीजनल माइग्रेशन और पशुपालन करते हैं। बाकी सब किसमें संलग्न हो गए, बाकी सब ने दालों की खेती, कैश क्रॉप्स और पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ की जो पहचान थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।